Good morning, students. Myself Rohit Jangda, and I am working as a PGT Geography in Suraj School, Rewari. Now, today we discuss about the chapter 9th of class 11th, solar radiation, heat balance and temperature. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू स्पेशल वेरिएशन क्या है वो पढ़ेंगे, हीट बैलेंस क्या है, अर्थ सरफेस का हीट जो बैलेंस है वो क्या है, ठीक है, इंसुलेशन क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है और डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं वेदर के या इसके अलावा आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के, उन सब की हम इसके अंदर बात करेंगे. दिस चैप्टर डील्स विद, पहले ही जैसे शुरुआत है कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, उसके अंदर है आपका सोलर रेडिएशन है, वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, heating and cooling of atmosphere, terrestrial radiation, heat budget of the planet earth, latitudinal variation in net radiation balance, temperature factor influencing the temperature such as the latitude, altitude, distance from the sea, air mass, air ocean current, distribution of temperature, isotherm. ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं. सबसे पहली बात है आपकी डेफिनेशन ऑफ आइसोलेशन. ठीक है, या डिफाइन आइसोलेशन है या इसकी डेफिनेशन है. द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट वेव. द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज शॉर्ट टर्म एज इंसुलेशन. ठीक है, जितनी भी एनर्जी जो सन से हमें मिलती है वो आपकी शॉर्ट वेव के रूप में मिलती है, और जब शॉर्ट वेव में आपकी एनर्जी जो अर्थ को मिलती है उसको कहा जाता है आपका इंसुलेशन. इज दैट क्लियर? ठीक है, यही जो शॉर्ट वेव्स हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं उसके बाद आपकी लॉन्ग वेव्स के अंदर, जिसके बाद ये एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने लगती हैं, जिसको टेम्परेचर कहा जाता है आपका. यानी इंसोलेशन जो शॉर्ट वेव हैं कन्वर्ट इनटू लॉन्ग वेव, वही आपकी फिर क्या कहलाएंगी, आपकी सिंपली सी अगर मैं कहूँ तो वही फिर आपकी कहलाएगा टेम्परेचर. इंसोलेशन जब तक शॉर्ट वेव है इंसोलेशन है, लॉन्ग वेव होते ही वो क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर. विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. एज द अर्थ इज ए जियोइड resembling a sphere, the sun rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercept as a very small portion of the sun's एनर्जी. ठीक है, आपको पता है कि अर्थ जो है वो आपकी जियोइड फॉर्म में है, या ये कहूँ मैं कि बिल्कुल आपका सीधा सर्कल नहीं है, जिसकी वजह से कहीं पे आपकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा आती हैं, एट द सेम टाइम कहीं कहीं पे आपके जो ये रेडिएशन है ये कम भी पहुंचती हैं. तो जहाँ ज़्यादा पहुंचेंगी वहाँ एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कम पहुंचेंगी वहाँ पे कम एनर्जी होगी. व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ. एवरेज जो एनर्जी मिलती ही मिलती है हर जगह पे, या ये कहूँ कि मैं टोटल जो आपकी अर्थ सरफेस है उसकी एनर्जी कितनी यहाँ पे आती है वो है आपकी, ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव्ड 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमोसफियर. जो टॉप लेयर है वहाँ की बात है ये. ठीक है, गिव द रीजन वाई इज समर व्हेन अर्थ इज फार अवे फ्रॉम द सन एंड विंटर व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू द सन. ठीक है, ये सीधी सी एक सिंपल सी आपसे, गिव द रीजन वाई इट इज़ समर व्हेन अर्थ इज़ फार अवे फ्रॉम द सन. ठीक है, कि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद भी आपकी जो है वो जो एनर्जी क्या कहते हैं गर्मी है वो होती है कब, अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन फिर भी गर्मी है. दूसरी तरफ आपकी सन जो है वो इसके नज़दीक है, फिर भी जो है यहाँ पे सर्दी है. देखो तो इसका रीज़न क्या है. द सोलर आउटपुट रिसीव एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर वेरीज slightly in year due to the variation in the distance between the earth and the sun. During the revolution around the sun, the earth is farthest from the sun 152 million kilometer on 4th July. This position of the earth is called aphelion. ठीक है, and the 3rd January the earth is nearest to the sun 147 kilometer million kilometer. This position is perihelion. Therefore, the annual insolation received by the Earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. However, the effect of this variation in the solar output is marked by the other factor like the distribution of the land and the sea and the atmosphere circulation. Hence, this variation in solar output does not have great effect of the daily weather change on the surface of the earth. ठीक है, देखो
जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको दो टर्म तो क्या, एपहीलियन और पेरिहीलियन। एपहीलियन क्या है, जब आपके जुलाई के अंदर या 4 जुलाई के जब सबसे नज़दीक होता है, सॉरी सबसे दूर होता है, वो आपके एपहीलियन है। और पेरिहीलियन क्या है, जब अर्थ आपकी सबसे ज़्यादा नज़दीक है सन के। अब बात यह है कि नज़दीक और दूर तो समझ में आ गया, लेकिन अब एनर्जी जो है वो कम और ज़्यादा क्यों है। देखिए, दूर और ज़्यादा, दूर और जो नज़दीक है वो एक अलग फैक्टर है, इसके अलावा कौन सा हिस्सा किस तरफ है वो एक अलग बात है। मैं मानता हूँ कि अर्थ जो है वो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट तो अंधेरा ही होगा, चाहे वो उसके कितनी भी नज़दीक हो। ठीक है, जैसे आप अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आप सोचिए कि आपके घर में दीवार जो है, अगर छोटा रूम हो और उसके अंदर आपने कोई बल्ब जला दिया है, तो भी कमरे के बाहर लाइट नहीं होती, या आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन अगर वही कमरा बड़ा हो जाए और फिर आप उसके अंदर लाइट जलाओगे, तो भी दीवारों के बाहर की तरफ लाइट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट हिस्से के एग्जाम्पल को लेकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि कैसे डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करती, अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं। तो आपका सर्दियों के अंदर जो पोजीशन होती है सन की, वो क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ से इंडिया के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। और अगर विंटर की बात करो तो वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है, और जब अगर आप समर की बात करो तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है। ठीक है, तो ये वेरिएशन भी जो आपका है वो अफेक्ट करता है। उसके बाद है वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल ये तो होगा, ठीक है, कि वेरिएशन जो है वो क्यों मिलेगा, अलग अलग जगह पे क्यों होगा। इफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पहली बात तो क्या है कि जो अर्थ है उसका रोटेशन हो रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, ये एक रीजन है। दूसरा है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। ठीक है, सन रेज का जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। मैंने बताया ना कि सर्दियों के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है, तो वहां से तो एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इन द सेंस कि अगर जीरो से लेके चलोगे तो वो एंगल कम होगा। ठीक है, और समर के अंदर वो एंगल ज़्यादा हो जाएगा, 90 की तरफ बढ़ेगा। तो एंगल जितना कम होता चला जाएगा उतनी ही डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेयर की भी, और सारी चीज़ें फैक्टर करके, और फिर आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। अ, उसके बाद है द लेंथ ऑफ द डे। देखिए, किसी चीज़ को आप हीट के ऊपर जितना ज़्यादा रखोगे या जितनी ज़्यादा देर रखोगे उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। मैं कहूँ कि किसी चीज़ को मुझे गर्म करना है, अगर एक तो मैं एक उसी चीज़ को 1 घंटे के लिए रखूँ हीट के ऊपर, और एक मैं उसको रखूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डे। उसके बाद है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफियर। यस, जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स होंगे, यानी जैसे स्कैटरिंग मटेरियल होंगे या अदर जो चीज़ें होंगी, तो उससे क्या होगा कि जितने पार्टिकल्स होंगे उतनी ही आपकी सन रेज जो है ना वो क्या होगी, स्कैटर होगी। जितनी ज़्यादा स्कैटर होगी उतनी ही एनर्जी जो है आपकी स्कैटरिंग होगी, रिफ्लेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिर आपकी जो सन रेडिएशन है वो अर्थ पे पहुंचने के अंदर उसको क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ आस्पेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यानी अर्थ की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि कुछ सॉइल जो है उसकी जैसे मैं सैंडी सॉइल का एग्जांपल लूँ आपसे। सैंडी सॉइल का नेचर क्या है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये अपना अपना नेचर है, उसकी वजह से भी आपका टेम्परेचर इफेक्ट करता है। उसके बाद है तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने बता दी हैं, ये टेबल भी है आपकी, जिस टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। उसके बाद है द इनकमिंग रेडिएशन इज़ नॉट फुल्ली रीच टू अर्थ सरफेस। वाई, देखो जितनी भी आपकी अर्थ रेडिएशन है वो यानी जो आपकी सन रेडिएशन है वो अर्थ के ऊपर नहीं पहुंचती हैं, तो उसका रीज़न क्या है, वाई दे डोंट रीच्ड, वो वो क्यों नहीं पहुंचती हैं। तो उसके अंदर पहला है द एटमोसफेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमोसफेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। पहली चीज़ कि जब तक अर्थ के ऊपर उनको पहुंचना होता है उससे पहले उन्हें पूरा एटमोसफेयर जो है उसको क्रॉस करना होता है। सेकेंड, within the troposphere, water vapors, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiation। ठीक है, जिन जो रेडिएशन के बिल्कुल नज़दीक होती हैं, यानी आपकी ओजोन जो लेयर है उसके आसपास, उसी वेवलेंथ की जितने भी हॉट रेडिएशन होती हैं उन सब को आपकी क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न है। आफ्टर दैट वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द
ट्रोपोस्फियर स्कैटर्ड विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ ऑन द स्पेस एंड टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ये जैसा कि आपने बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आपकी जो स्कैटरिंग है, ड्यू टू द स्कैटरिंग आपकी जो रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। आफ्टर दैट दिस प्रोसेस ऐड कलर टू द स्काई, मतलब आपकी जब लाइट जो है वो जो कलर, द प्रोसेस एडिड कलर टू द स्काई, मतलब कि आपका स्कैटरिंग जो प्रोसेस होता है इसी की वजह से आपका स्काई का एक कलर होता है, अदरवाइज स्काई हैज़ नो कलर। द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन एटमोसफियर। ठीक है, ये इसके रीज़न है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक की बात करते हैं। जब अगली वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज़ द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑफ द सरफेस गिवन द रीजन फॉर सच वेरिएशन, और उसके बाद हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के उसके अंदर जो हीटिंग और कूलिंग जो एटमॉस्फेयर की होती है उसके लिए कौन कौन से रीज़न हैं या कौन कौन सी तरीके हैं जिनसे आपकी हीटिंग और कूलिंग होती है आपके एटमॉस्फेयर की। ओके गाइज, तब तक के लिए थैंक यू।